सो हेलो गाइस, देखो यह है तुम्हारे सामने साइंस के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर तुम इन्हें अपने एग्जाम से पहले पढ़ के जाते हो तो गाइस डेफिनेटली इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज आ सकती हैं। ठीक है, तो इन्हें बहुत अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे पूरे साइंस के सिलेबस में से। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे सभी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे और तुम सभी जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर बहुत अच्छे से करोगे। ठीक है, तो चलेगा इस स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सी अमेजिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस तुम्हारे लिए यहाँ आ रही हैं गाइस, जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो हमसे कहता है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टेक मैग्नीशियम एज मेटल राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन बोथ द केसेस स्टेट द मेथड टू टेस्ट अ गैस इवॉल्व इन द रिएक्शन। तो गाइस देखो, इसमें एक क्वेश्चन हमसे दो तीन चीजें पूछी हैं। क्या कि इसने सबसे पहले पूछा है कि अगर हम किसी मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। तो गाइस देखो, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हमारा मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो गाइस हमारा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो यार देखो, इसने कहा कि मैग्नीशियम को मैं एग्जांपल लेना है तो लेती हैं। ठीक है, क्या कि ऑल द कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे मैंने आपसे कहा। देन गाइस देखो, इनने एग्जांपल ले लिया है किसका, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो देखो इसमें हमने HCl से रिएक्ट कराया तो गाइस देखो MgCl2 H2O और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सामने ही आ गया है। ठीक है, तो तुम्हें भी ऐसे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है जब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देन गाइस देखो, इनने मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि उसने कहा ये कि हमें दोनों केसेस में बताना है और उन्हें बैलेंस करके लिखना है। ठीक है, देन गाइस देखो, इसने हमसे आगे क्वेश्चन पूछा था कि स्टेट द मेथड टू टेस्ट गैस इवॉल्व इन द रिएक्शन, की इस रिएक्शन में जो गैस इवॉल्व होगी उसे कैसे टेस्ट किया जाएगा। गैस कौन से गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे कैसे टेस्ट करेंगे। तो यार देखो, उसके लिए एक पूरा आपकी बुक में भी एक्टिविटी है, उसका ध्यान रखना। ठीक है, क्या तो देखो इसमें है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पासेस थ्रू लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। की गाइस जब भी हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे लाइम वाटर से तो हमारा जो प्रेसिपिटेट बनेगा, जो कि गाइस अपना एक मिल्की कलर में हम कहें तो गाइस एक व्हाइट कलर का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो देखो उसके रिएक्शन में तुम देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जब अपना लाइम वाटर से रिएक्ट करेगा तो गाइस जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन यानी कि वाटर बनेगा। ठीक है, तो यार देखो ये हमने देखा। देन गाइस देखो, इसका कुछ डायग्राम भी तुम्हारे सामने आ गया है। ठीक है, तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है। देन गाइस आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वो हमसे कहता है कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। ठीक है, इसके लिए गाइस कितने अपने आइसोमर्स पॉसिबल हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के। तो गाइस पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि C4H8 अपना है क्या। देन गाइस उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर हमें बनाना है। ठीक है, तो गाइस देखो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये जो अपना C4H8 है ना यार, देखो एक जनरल फॉर्मूला अगर तुम्हें पता हो अपना CN और H2N का गाइस, जो कि एल्कीन का होता है, एल्कीन की फैमिली का, तो गाइस तुम आसानी से पता लगा पाओगे कि C4H8 जो है वो अपना ब्यूटेन है। ठीक है, और देखो इसका जो आपको बेसिकली ब्रांच चेन आइसोमर बनाना था वो आप देख सकते हो। बाकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी गाइस में बनाने थे तो देखो उसके भी गाइस आपके सामने ये आ गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही गाइस तुम अपना सॉल्यूशन लिख के आना है। ठीक है, तो यार देखो एक एक चीज को जो इनने पूछा है, जैसे इन्हें सबसे पहले पूछा था कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल है तो आप लिखोगे 4, देन उसका डायग्राम एक्सप्लेनेशन, देन जो बाकी अपना डायग्राम है वो। ठीक है, तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि C4H8 जो है अपने ब्यूटेन का होता है और उसके 4 पॉसिबल आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो गाइस देखो ये वाला भी क्वेश्चन देखा। देन इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन आता है वो क्या कहता है, वो कहता है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग देयर इज डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीथिंग बिटवीन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देन देखो दूसरा पार्ट है कि प्लांट हैव लो एनर्जी नीड एज कम्पेयर टू एनिमल। तो गाइस देखो दोनों जो अपने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है बहुत अच्छे से तुम्हें इनका एक बहुत कोर जो रीजन है वो पता होगा तो गाइस तुम बहुत आसानी से इन्हें कर दोगे। ठीक है, तो पार्ट ए को पहले सॉल्व करते हैं। वो कहता है कि क्या डिफरेंस होता है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो यार देखो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं गाइस वो उनके जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो फास्टर होता है रादर देन हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। का रीजन क्या है, तो गाइस देखो आपके सामने सॉल्यूशन है क्या कि रेट of breathing is fast in aquatic organisms because they take dissolve oxygen from water। ठीक है, तो गाइस जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है उन्हें वो टेक करनी होती है, इसलिए उनका जो हम कहें रेट ऑफ ब्रीथिंग गाइस वो फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज लोअर एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज स्लो इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एज दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर विच इज 21% इन द एयर। ठीक है, तो यार देखो इस नाम से कहा है कि जो बॉटम में ऑक्सीजन होती है गाइस वो
लेस होती है एज कम्पेयर टू जो एयर में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डेटा भी दे दिया है कि 21% जो है एयर में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो ये आप लिखोगे, ये पूरा कंप्लीट आंसर है, ऐसे आपने लिखना है। देन गाइस देखो बी वाला पार्ट वो कहता है कि प्लांट हैव लो एनर्जी नीड एज कम्पेयर टू एनिमल, ऐसा क्यों? तो गाइस देखो उसका रीजन है कि प्लांट आर फिक्स एट प्लेस एंड डू नॉट सो एनी लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब गाइस हम वो कोई मतलब ऐसी एक्टिविटी नहीं करते, कोई मूवमेंट नहीं करते। देन देखो प्लांट आर लेस एक्टिव, प्लांट हैव लार्ज पोर्शन ऑफ डेड सेल इन मैनी टिश्यूज विच सप्लाई द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, देयर सेल डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड विद मटेरियल एज क्विकली, देयरफॉर प्लांट हैव लो एनर्जी नीड। तो यार देखो बहुत सारे इतने रीजन हमें यहाँ दिए हैं जो इसका सॉल्यूशन है उसमें क्या कि प्लांट को बेसिकली कोई लोकोमोशन शो नहीं करते। देन देखो प्लांट के पास एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है डेड सेल का, ठीक है, जो कि उन्हें फिक्स करके रखता है एक जगह पे। देन इसने और भी जो रीजंस का हमें दिए कि देयर सेल डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड विद मटेरियल सो क्विकली, कि जो सेल्स होते हैं उन्हें इतना क्विकली जो है मटेरियल को बेसिकली जो है सप्लाई नहीं करना होता है इन कंपैरिजन टू हम देखेंगे जो एनिमल की एक बॉडी होती है उसमें, ठीक है। तो गाइस तो ये वाला हमने देखा। देन हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमसे कहता है स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। यार देखो रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटीपी वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो उसमें तुम्हें बताना है। देन देखो इसके भी 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। बी वाला हमसे कहता है कि व्हाट एंश्योर सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट, स्टेट अ कंडीशन ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट डिपेंड ऑन, ठीक है। तो गाइस देखो फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं पहले। रोल ऑफ एटीपी, एटीपी क्या करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में? तो गाइस देखो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। द माइटोकॉन्ड्रियम मैट्रिक्स इज वेयर द मेजॉरिटी ऑफ एटीपी सिंथेसाइज अकर विच ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज प्रोड्यूसिंग अराउंड 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देन गाइस देखो बी वाला पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा कि व्हाट एंश्योर सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट, ठीक है। क्या चीज़ें जो इंश्योर करती है कि प्लांट में सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, उसके लिए गाइस देखो प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। तो यार देखो स्टोमेटा इसका कीवर्ड है इस क्वेश्चन का, ठीक है। और देन गाइस देखो द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस दैट इंश्योर ऑल द सेल इन कांटेक्ट विद एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर, ठीक है। देन गाइस देखो अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है हमसे स्टेट अ कंडीशन ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन विच प्लांट डिपेंड अपॉन, की मतलब किस चीज पे डिपेंड होता है, बेसिकली क्या कंडीशन है जिसपे जो डायरेक्शन होती है गाइस एक्सचेंज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की प्लांट में, ठीक है। तो वो किस चीज पे डिपेंड होती है, वो होती है गाइस आपके एनवायरमेंटल कंडीशन पे, ठीक है। तो देखो हमने तीनों के जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखे, तो बस यार यही क्वेश्चंस, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको अपनी बायो के क्वेश्चंस दिख सकते हैं, ठीक है। देन गाइस देखो अगला जो क्वेश्चन है वो फ्लावर वाला है। देखो मैंने तुमसे कहा है कि अपने डायग्राम जितने भी है ना उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो डायग्राम की एक वीडियो गाइस मैंने बना दी है, तुम्हारे सारे डायग्राम तुम्हारी हम बात करेंगे इस बायो के खासकर, और गाइस साथ ही साथ बात करें फिजिक्स के, वो सभी डायग्राम की एक पीडीएफ एक वीडियो मैंने बना दी है, इसे जरूर देख लेना। पीडीएफ का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो गाइस देखो इसने हमसे पूछा है कि लेवल द फॉलोइंग पार्ट इन द डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है इसमें हमें जो फॉलोइंग पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए। तो यार देखो ABC जितने पार्ट है गाइस इन्हें आइडेंटिफाई करो और पता लगाओ, तो ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं गाइस जो ए वाला है वो अपना एंथर है, ठीक है। एंथर क्या होता है गाइस, एंथर होता है अपना मेल गैमेट्स, ठीक है। देन गाइस जो वी वाला फिलामेंट है और सी वाला पेटल और डी वाला सेपल, ठीक है। तो आई होप कि ये तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। देन गाइस तो कोई ने कहा है कि हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। देखो ये भी काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से कैसे डिफरेंट है। तो गाइस देखो ये हमसे कहता है कि पॉलिनेशन है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। कि जो पॉलिनेशन है वो बेसिकली क्या होता है गाइस, वो होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा गाइस क्या होता है अपना फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। देन गाइस वेयरएज फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फ्यूजन विद फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वो फ्यूजन होता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ। और जो गाइस पॉलिनेशन होता है वो बेसिकली ट्रांसफर होता है कि पॉलन ग्रेन जो है बेसिकली फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। देन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि कहता है हाउ डू ऑर्गेन्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली मेंटेन अ कांस्टेंट क्रोमोसोम्स नंबर थ्रू सेवरल जनरेशन, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो यार देखो जब भी तुम्हारे सिलेबस में क्वेश्चन आए सबसे अलग काम कौन से चैप्टर का वो क्वेश्चन है तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो गाइस ये अपना कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, वो है अपना हेरिडिटी का, ठीक है। तो हमसे कहता है कि
जब चाहे हम बात करें सेक्सुअली या सेक्सुअली कैसे जो है क्रोमोजोम जो एक मेंटेन रहता है, ठीक है, जो क्रोमोजोम का नंबर क्यों मेंटेन रहता है गाइस, उसका रीजन आपको बताना है कि डिफरेंट जनरेशन में। तो देखो, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली प्रोड्यूस गैमेट्स थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि जो अपने सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मियोसिस प्रोसेस होता है, और जो असेक्सुअली होते हैं गाइस उनमें माइटोसिस होता है, ठीक है। तो देखो इन्होंने कहा है कि इन विच द नंबर ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोजोम बिकम हाफ इन सेक्सुअल reproduction, male gametes and female gametes are combined and form a zygote, the original number of chromosome is restored, ठीक है। देखो इन्हें लिख भी दिया है कि आप मेल गेमेट 23 और फीमेल गेमेट 23, देन गाइस जो जाइगोट होगा वो अपना 46, ठीक। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से क्रोमोजोम का जो नंबर है वो सेम रहता है, ठीक है। देन गाइस तो कोई ने एग्जांपल भी दे दिया हमें कि ह्यूमन हैव 46 क्रोमोजोम और 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स, व्हेन द गैमेट्स फॉर्म थ्रू मियोसिस द क्रोमोजोम नंबर बिकम हाफ, दस एन ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ कांस्टेंट नंबर थ्रू अ सेक्सुअल जनरेशन, ठीक है। तो गाइस इसका फुल फ्लेज आंसर है। आई होप कि तुम्हारा ये जो आंसर होगा, जो इसकी थिंकिंग होगी सोचने की, जो इसका रीजन है वो तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। वो क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक आयरन, देखो यहाँ से फिजिक्स के क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। तो वो कहता है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 वाट व्हेन द हीट इज एट मैक्सिमम रेट एंड 330 watt when the heating is at minimum. If the source's voltage is 220 volt, calculate the current and resistance in each case, ठीक है। तो गाइस देखो दो क्वेश्चन है बेसिकली, अगला में हमें कुछ नहीं करना, बस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है एक्सप्लेन करना है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है गाइस वो फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो वो क्या है, आपको सबसे पहले कंडीशन को समझना है यार, क्या कि देखो इसमें हमारे सामने गाइस गिवन क्या है। तो ये देखो इसने हमें जो है पावर दे रखी है जो कि 880 वोल्ट है, ठीक है, और वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट केस जो होगा उसमें क्या होगा, आपने गाइस फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है अपना पावर के गाइस तीन फार्मूला होते हैं, दो देखो यहाँ पे लिखे वी आई और वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो इसमें गाइस आपको जो यूज होगा वो सबसे पहले अपना वी आई होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे गाइस आपकी आई यानी कि अपना करंट निकलेगा, ठीक है। तो करंट कैसे निकलेगा, इस हमारे सामने यहाँ पे जो है पावर भी दे रखी है, वोल्टेज भी दे रखी है, आई अपना जो है 4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। देन गाइस जो हम यूज करेंगे सेकंड वाले फॉर्मूला को, जो कि जिससे हमारा रेजिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। तो गाइस देखो रेजिस्टेंस भी आपका 55 ओम्स निकल आएगा। देन गाइस जो केस 2 है उसमें क्या होगा, उसमें भी गाइस आपने सेम काम करना है, जो करंट है और रेजिस्टेंस है वो दोनों आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। अब देखो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो मुझे उम्मीद है कि तुम खुद भी सॉल्व करके देख रहे होगे, ठीक है। तो गाइस तो अपने दोनों यहाँ पे रेजिस्टेंस आ चुके हैं। इनने कहा है कि हमें बताना है, इसमें बेसिकली हमें करंट और रेजिस्टेंस ही बताना था, ठीक है। हम दोनों आइडेंटिफाई कर चुके हैं, फर्स्ट वाला पार्ट हो चुका है। देन गाइस अगला पार्ट हमसे कहता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। गाइस पूरी डेफिनेशन तुम्हें रटी होनी चाहिए यार, ये तो क्या कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर व्हिच एक्ट एज रेजिस्टेंस वायर द रेजिस्टेंस नेचर ऑफ अ कंडक्टर रिजल्ट इन द राइज इन हीट और ऑफ कंडक्टर विद द टाइम द फेनोमेना इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी हम कहते हैं इसे, ठीक है। तो गाइस तो कोई पूरी डेफिनेशन है तुम्हें याद करनी है। देन गाइस इसमें अगला जो क्वेश्चन वो हमसे कहता है कि इट इज ऑब्जर्व दैट द पावर ऑफ एन आई टू सी नियर बी ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट डिमिनिश विद द एज, ठीक है। कि जो किसी भी ह्यूमन की अगर हम बात करें गाइस की उसकी जो आई की जो एक पावर होती है वो नियर बी ऑब्जेक्ट या फार ऑब्जेक्ट को देखने की जो उसकी पावर है वो डिमिनिश होती है, क्यों, ठीक है। ये इसका रीजन हमें बताना है। देन बताना है कि कौन सा इफेक्ट होगा अगर गाइस इस टाइप की कंडीशन होंगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको बताना है फार ऑफ में क्या होगा, नियर बाय में क्या होगा। तो देखो सबसे पहले आपको रीजन लिखना है क्या, कि वी नो दैट द एबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन फैक्टर टू ऑल्टर द फोकल लेंथ डिक्लाइन विद एजिंग विदाउट करेक्टिव स्पेक्टिकल एज पीपल हैव डिफिकल्टी सीइंग सराउंडिंग ऑब्जेक्ट की जो फोकल लेंथ है वो एज के साथ कम होती है, और बिना स्पेक्टिकल के अगर हम देखें तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, ठीक है। देन गाइस बी वाला पार्ट जो कि उसका आंसर होगा अपना प्रेसवायोपिया, क्योंकि दोनों अपने फार ऑफ नियर बाय के लिए है, ठीक है। तो गाइस तो अब आते हैं अपने अगला जो क्वेश्चन अब कहता है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सोलेनोइड एंड बार मैग्नेट। तो यार देखो सोलेनोइड और बार मैग्नेट के तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करना, उनके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है गाइस वो बनाना है, ठीक है। देन बी वाला पार्ट कहता है कि जो इनके हमें जो डिस्टिंग्विश फीचर भी लिखने हैं। तो देखो सबसे पहले आप पैटर्न बना दो, बहुत सिंपल है इस बार मैग्नेट का। आपके हम देखें तो राइट हैंड साइड है और जो अपना सोलेनोइड है वो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो दोनों के आपको जो डायग्राम है बनाने हैं, डायग्राम से रिलेटेड वीडियो बना दी है, बता दी है, ठीक है। तो चलिए गाइस अब देखो अगला ये हमसे कहता है दोनों में क्या डिफरेंट है। तो यार देखो इनके कुछ डिफरेंस आपके सामने ये है, इसे थोड़ा सा जूम करके तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो ये चार डिफरेंस लिखे इन अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। देन गाइस देखो जो अगला क्वेश्चन आता है वो हमसे कहता है कि इन द फॉलोइंग फूड चेन ओनली 2 जूल ऑफ
energy was available to the peacock, how each energy would have been present in the grass, justify your answer. grass, grasshopper, frog, snake and peacock. ठीक है, तो गाइस देखो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली बताना क्या है, इसने कहा है कि इन द फॉलोइंग फूड चेन, की ये जो फूड चेन हमें दे रखी है बेसिकली, इसमें ओनली 2 जूल ऑफ एनर्जी वाज अवेलेबल टू पिकॉक, की जो पिकॉक है उसके पास सिर्फ जो है 2 जूल ऑफ एनर्जी बची है। तो हमें बताना है कि ग्रास पे कितनी होगी। तो यार देखो तुम्हें 10% लॉ पता होगा तो गाइस तुम बहुत आसानी से कर दोगे। अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ ऑफ एनर्जी, द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन, एज अ रिजल्ट एनर्जी कंटिन्यूज टू फॉल इन बाय 10% एट ईच लेवल। की गाइस हम जानते हैं 10% लॉस है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी जो है कम होती चली जाती है। ठीक है, तो यार देखो इसमें कैलकुलेट कैसे करोगे। तो गाइस देखो इसमें आपने बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन याद रखनी है कि देखो पिकॉक जो अपना लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे है वो 2 जूल्स ऑफ एनर्जी उस पर गाइस, जो उसके आगे जितने भी अपने ऑर्गेनिज्म है इतने जीरो तुम्हें लगा देने हैं। जैसे गाइस इसका आंसर है अपना 20,000 जूल। ठीक है, तो गाइस ये वाला क्वेश्चन भी हो गया और इसी के साथ गाइस अपने टॉप 10 क्वेश्चन हो जाते हैं फिनिश। आई होप कि तुम्हारे सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से गए होंगे। देखो यार वैसे काफी आसान क्वेश्चन है और जिन स्टूडेंट को जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आई है वो तुम कमेंट में पूछ सकते हो अगर उससे और एक्सप्लेनेशन चाहते हो। लेकिन गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि तुम्हें करने ही करने हैं। ठीक है, बाकी गाइस देखो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस जरूर देख लेना। यहाँ मैंने तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जो कि तुम्हारे एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप कि तुम्हारे सब क्वेश्चन अच्छे गए होंगे। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इस समय पर करते रहो। ठीक है, तो चलेगा इससे इस वीडियो में मिलते हैं अगले सुपर टॉप अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक बने रहो अपने प्यार वाले स्टडी के साथ।